हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। वेलकम टू दिस न्यू चैनल जिस पर मैं 11th एंड 12th की फिजिक्स को कवर करने वाला हूँ। एंड 11th की फिजिक्स की ये इस चैनल पर पहली डिटेल्ड वीडियो होने वाली। इससे पहले कुछ एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं इस चैनल पर, बट दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्म इटसेल्फ, फोर्स। फोर्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ना शुरू किया होता है, एंड नाइन्थ में तो इवन काफ़ी डिटेल में आप पढ़ते हो इसके बारे में कि जो फोर्स होती है इट इज़ अ पुश और अ पुल। देन इसको मेजर आप किस चीज़ में करते हो, न्यूटन्स में करते हो। न्यूटन्स के 3 लॉज आपने पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। तो फोर्सेस के बारे में डिसेंट एनफ नॉलेज आपको ऑलरेडी होनी चाहिए, है ना। देन देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स, अगर आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो यू आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर देन उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। अर्थ अगर लेट्स सपोज किसी चीज़ को अपने सेंटर के टुवर्ड्स जैसे अट्रैक्ट कर रही है, एप्पल को कर रही है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई एयरक्राफ्ट या इवन कोई बर्ड एयर में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगती है विच इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस। एयर भी उसको रुकावट थोड़ी सी देने वाली है जिसको ड्रैग बोला जाता है। देन नॉर्मल फोर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे इन द लेटर ऑन चैप्टर्स, राइट। सिक्स वन इज इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मान लो आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींचा, और वो वापस अपनी जगह पर जाना चाहता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इलास्टिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। टेंशन फोर्स के बारे में भी थोड़ा लेटर ऑन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ओके। मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम द नेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स विच इज ड्यू टू द चार्जेस। जिस तरह से आप क्या करते हो, पेन को अपने हेयर के साथ रब करके कागज के छोटे छोटे पीसीज को अट्रैक्ट करते हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लास्ट वन इज बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या होती है, जब आप वाटर में जाते हो, ठीक है, मान लो एक समंदर में आप जा रहे हो या आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी बॉडी हल्की फील होती है बिकॉज जो वाटर है वो ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगाता है आपके बॉडी के ऊपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्सेस की, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये 10 ही एग्जांपल्स हैं। फोर्सेस तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत अलग अलग एग्जांपल्स आप कंसिडर कर सकते हो फोर्सेस की। पर इट टर्न्स आउट इस दुनिया में जितनी भी एग्जांपल्स हैं फोर्सेस की, एट वेरी बेसिक लेवल और वेरी फंडामेंटल लेवल, वो सभी फोर्सेस इन 4 फोर्सेस की वजह से ही एग्जिस्ट कर पा रही हैं। ठीक है, अगर ये 4 फोर्सेस ना हो तो इनमें से कोई भी फोर्स या और भी कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है, इस वजह से इन चारों फोर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इनको बोला जाता है फंडामेंटल फोर्सेस बिकॉज इनकी वजह से ही हर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास नाइन्थ में इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। अच्छा, म्यूचुअल अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकंड को अट्रैक्ट कर रही है, तो सेकंड बॉडी फर्स्ट को भी क्या करेगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन, एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है ना। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो डिपेंड कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टू द अर्थ। ये जितने भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं दे आर ओनली हैपनिंग ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो आइजैक न्यूटन को शो किया गया। आइजैक न्यूटन ने बहुत काम किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, राइट। ही वॉज द वन जिसने एक हमको यूनिवर्सल लॉ दिया जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर ए ऑब्जेक्ट बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं बी भी ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कितनी दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स सी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। ए का मास है m1, जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास है m2। एंड लेट्स सपोज दोनों के सेंटर्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों में दैट इज लेट्स से r, ओके। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। तो
ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कितनी फोर्स होगी दोनों के बीच में, इट विल बी एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. क्लास 9th में भी आपने ऑल्दो इसके बारे में पढ़ा हुआ है. ओके, नाउ ऐसा यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशन, जो मास है, जो m1 एंड m2 है, इनको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, जो उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, है ना. फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन्स में, जो इसका सिंबल है दैट इज कैपिटल एन, एंड जो डिस्टेंस है उसके ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर, सिंबल इज स्मॉल एम. एंड जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट. दिस इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज नोन टू बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अच्छा, बाय द वे इसके यूनिट्स देखो किस तरह से आएंगे. इसके यूनिट्स यहीं से बनते हैं. मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट. एफ को थोड़ा उधर करके लिख लेते हैं. अब जो आर स्क्वायर है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, और जो m1 m2 है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो डिवीजन में आने वाले हैं m1 m2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, है ना. अब यहीं से इसके यूनिट्स बनते हैं. देखो ऊपर क्या है, फोर्स जिसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स, देन है डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर अपॉन देर आर टू मासेज ओवर हियर, तो दोनों होंगे किलोग्राम में. सो किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम इज किलोग्राम स्क्वायर. तो इसके यूनिट्स क्या बन जा रहे हैं, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इस वजह से हमने इसको इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट वन इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये एक्ट किस लाइन के अलोंग करती है. अगर एक ऑब्जेक्ट ये है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों के सेंटर्स के अलोंग इसका एक्शन रहता है. दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के अलोंग आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड इस लाइन के अलोंग ये जो फोर्स होगी वो क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी. ठीक है, एक तरीके से इसको इमेजिन करके देखो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर से इस तरह से उसको बांध दिया, एंड देन उसको आप खींच रहे हो अपने टुवर्ड्स. तो जस्ट समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो इस तरह से एक्ट करती है. इट इज अ सेंट्रल फोर्स. ओके, सेकंड पॉइंट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम. पहले ऑब्जेक्ट और सेकंड मीडियम के बीच में यहां पर कौन सा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. जितनी इनकी फोर्स लगनी है उतनी ही होने वाली है. वो जस्ट डिपेंड करेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के ऊपर और कितना डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स में. ठीक है, दो ही फैक्टर्स हैं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम. थर्ड वन इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज. सो मान लो दो ऑब्जेक्ट्स, इनका मास m1 m2 है, जितनी फोर्स अब इन दोनों के बीच में लग रही है, अगर बाद में एक और ऑब्जेक्ट भी यहां पर आ जाए जिसका मास m3 है, अब भी सेकंड केस में भी दैट मीन्स उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 m2 है. ओके, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स किसी तीसरे या किसी और ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज नहीं होगी. दिस इज व्हाट वी मीन बाय थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है. फिफ्थ वन इज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. एंड इसको आप इमेजिन कर पाओगे, देखो जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है ना. लेकिन आप इमेजिन करो सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, फिर भी इतनी दूर, इतने डिस्टेंस तक भी जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर काम कर रही है. उसकी वजह से जो अर्थ है वो उसके अराउंड घूम रही है. तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि कितनी डिस्टेंस तक काम करती है. और मैथमेटिकली भी हम आइडिया लगा सकते हैं. हमने बोला एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके, अब आप डिस्टेंस पर देख रहे हो कि जो एफ है वो किस तरह से डिपेंड करता है. एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. नॉमिनेटर में आर स्क्वायर है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. इसका मतलब जो फोर्स है वो जीरो कब होगी, सिर्फ एंड सिर्फ जब आर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. जब मैं आर की जगह यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर भर दूंगा विच इज वेरी क्लोज टू इन्फिनिटी, इन सच अ केस जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल की इट विल बी जीरो. इसका मतलब इसकी जो रेंज है दिस इज इनफाइनाइट. ठीक है, अनंत डिस्टेंस तक ये काम करती है. इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स.
एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला, बट यू कैन रीड दिस पॉइंट, ठीक है। फर्दर जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन का जो एक कॉन्सेप्ट है इसको डिटेल में हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है। द सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स इसकी सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये बनती है। आपने देखा फर्स्टली हमने लिखा है अट्रैक्शन और रिपल्शन। ग्रेविटेशनल जैसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है, ओके। और होती है बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर चार्जेस दोनों जीरो रहेंगे फिर दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है आप देखते हो, जो मैंने पहले भी बात करी, जब आप एक कॉम को या किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को अपने हेयर्स के साथ रब करते हो एंड देन कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास उसको लेके जाते हो, देन दोज पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब और द पेन, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आपने पेन को या कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया तो जो हेयर है वो भी चार्ज हो जाएंगे एंड जो कॉम्ब है वो भी चार्ज हो जाएगा, ओके। देन जब कॉम्ब चार्ज हो चुका है और उसको आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर जाते हो तो उसकी वजह से पेपर के ऊपर भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है उसकी एक साइड के ऊपर, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द कॉम्ब। फॉर इट्स सिंपलेस्ट केस वी कैन कंसिडर दैट द चार्जेस आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में चार्जेस देखो जैसे मर्जी हो सकते हैं, वो रेस्ट पर भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, और जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो उनको स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है। दैट्स वाई हमने लिखा है कि सिंपलेस्ट केस कौन सा है, जब चार्जेस रेस्ट पर होंगे तब दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। अच्छा देखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर एक और केस ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मान लो नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके। अब कितनी फोर्स के साथ ही रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड किया जाता है यूजिंग द कूलम्स लॉ। कूलम्ब इज द साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को रिड्यूस किया, इसकी वजह से उसका नाम कूलम्स लॉ है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस एट रेस्ट कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे तो मेन जो इसका नाम है, दिस इज द हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट इसका एक छोटा सा सब केस हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब चार्जेस मोशन में नहीं है, जब चार्जेस रेस्ट पर हैं, ओके। दिस स्टैटिक वर्ड का मतलब ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ओके। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। लेट्स से देयर आर टू चार्जेस Q1 Q2। चार्ज का सिंबल ये रहता है स्मॉल q, ओके। नाउ मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में भी जो डिस्टेंस है दैट इज r, एंड ये डिस्टेंस भी दोनों के सेंटर से ही लिया जाएगा, जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होती है उसका एक फॉर्मूला रहता है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by r square. Now this formula might appear very difficult, but क्लास 12th में इसके बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हो। नाउ लेट्स सी द एसआई यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सप्रेशन। F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. This is the expression, right? अब इसमें देखो जो फोर्स है उसको आप मेजर करते हो इन द न्यूटन्स, ऑलरेडी वी नो दैट। जो चार्जेस हैं उनको मेजर किया जाता है इन द कूलम्ब, एंड जो डिस्टेंस रहेगा उसके ऐसे यूनिट्स क्या है, मीटर। एंड जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट। जिस तरह से कैपिटल जी को हमने फाइंड करके उसके यूनिट्स को बनाया था, वैसे ही यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रखता हूँ और बाकी सभी क्वांटिटीज को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ, देन आप 1/4 पाई एप्सिलॉन के यूनिट्स जो ये हैं इनको आप फाइंड कर सकते हो। ये थोड़ा सा काम है, खुद से करके देखो ये, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। दोनों जो चार्जेस हैं दोनों के सेंटर्स के अलोंग ये क्या करती है, इस तरह से काम करती है
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। अब यहाँ पर ऐसा है कि दोनों के बीच का अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको वेरी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं था। अगर दो मासेज हैं, दोनों के बीच का मीडियम आपने चेंज भी कर दिया तब भी इक्वल फोर्स ही रहेगी पहले जितनी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दैट्स वाई जो ये 1/4πε0 का फैक्टर है ये यहाँ पर रहता है, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द मीडियम और दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है। थर्ड इज इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमने देखा ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द चार्ज, लाइक चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं। फोर्थ वन इज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। वाई लॉन्ग रेंज? बिकॉज इसके फॉर्मूला में भी आपके पास क्या आ रहा है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। एंड जो भी फोर्सेस इस तरह से 1/r² के अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। बिकॉज यहाँ पर भी जब r जो होगा इट विल बी क्लोज टू इन्फिनिटी, ओनली इन दैट केस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। फिफ्थ वन इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में भी डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे। सिक्स वन इज इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या शो किया है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। ओके, हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड एलिमेंट होता है इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज द हीलियम। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको खुद से आंसर देना इस चीज़ का। अगर मैं बात करता हूँ एस न्यूट्रॉन एंड एस न्यूट्रॉन की, क्या इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम पढ़ के आए हैं ना। क्या एक न्यूट्रॉन एंड दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज दोनों के ऊपर ही जीरो चार्ज है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो कब होती है, जब दोनों चार्जेस के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। बिकॉज उसका रिलेशन ही Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाई r² है ना, इस तरह से। तो अगर मान लो दोनों में से एक भी चार्ज जीरो है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो ही नहीं सकती है। ओके, दैट मीन्स एक न्यूट्रॉन एंड दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अच्छा, क्या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी? द आंसर इज नो। भाई इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है बट न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं हो सकती। अच्छा, क्या एक प्रोटॉन एंड दूसरे प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी? नाउ द आंसर इज यस, बिकॉज इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब जो ये हीलियम का न्यूक्लियस है इसमें जो दोनों प्रोटॉन्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करना। फिर ये एकदम इस तरह से बहुत थोड़ी सी जगह में क्यों एक साथ बैठे हुए हैं? क्यों नहीं इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही, और क्यों ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर भाग रहे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सिमिलरली इसमें तो चलो फिर सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं हीलियम के पास। जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट्स के तरफ जाओगे, हीलियम के बाद क्या आता है इन द पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सिमिलरली जितने आप हायर एलिमेंट्स की तरफ जाओगे उतने ही प्रोटॉन्स उसमें और बढ़ते जाएंगे। जितना किसी एलिमेंट का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। जैसा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं। अगर कोई बहुत हैवी एलिमेंट है जिसका लेट से एटॉमिक नंबर है 50, 60, 65, तो उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो उसमें तो उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि तो सारे प्रोटॉन्स हैं उसमें वो एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएं ड्यू टू द रिपल्शन? ओके, द आंसर इज एक और फोर्स है जो अट्रैक्शन करके उनको क्या करती है, एक दूसरे से बंधा हुआ रखती है, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी वजह से जो ये न्यूक्लियस है ये क्या हो रहा है, स्टेबल रह रहा है। दिस फोर्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना होती यूनिवर्स में तो इस तरह से जो न्यूक्लियस होता वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाता, बिकॉज सभी प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते एंड इन्होंने एक दूसरे से दूर भाग जाना था। इस तरह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल रह ही नहीं पाता। ठीक है। सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स टुगेदर। अच्छा, जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ये सभी के बीच में लगती है। जो ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है इन दोनों के बीच में भी लग रही है। ओके, मतलब इसने एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को भी एक दूसरे के साथ बांध कर रखा हुआ है।
ये एक प्रोटॉन एंड दूसरे प्रोटॉन को भी बांध कर रखेगी। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन एंड दूसरे न्यूट्रॉन को भी एक दूसरे के साथ बांध कर रखेगी, अट्रैक्ट करके रखेगी। ओके, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर चार्जेस होंगे तभी एक्ट करेगी, लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नो, दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट। जिस तरह का मर्जी हो, इसने सभी न्यूक्लियॉन्स को, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, उसको एक दूसरे के साथ बांध कर रखना है। ठीक है, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इट ओवरकम्स द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है, तब भी अगर एक न्यूक्लियस स्टेबल है, इसका मतलब है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रिपल्शन से बहुत ज्यादा है। इन दिस डायग्राम आप देख पा रहे हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वेरिएशन को शो किया गया है कि वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली किस तरह से वेरी करती है। ओके, ऑन द वाई एक्सेस हमने शो की है फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। देखो तभी नाम सिमिलर है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो जो ये फोर्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्टिव है या सिर्फ रिपल्सिव है ना। इस साइड हमने लिखा अट्रैक्टिव फोर्स, इस साइड हमने लिखा है रिपल्सिव फोर्स। ओके, दिस इज जीरो, हियर फोर्स इज पॉजिटिव एंड हियर द फोर्स इज नेगेटिव। ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं उनको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। दिस इज साइन कन्वेंशन। अब इस पार्ट में आप देख पा रहे हो जो ये फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज रिपल्सिव, राइट। वाई रिपल्सिव? बिकॉज इस एक्सिस से ऊपर की तरफ है, दिस इज रिपल्सिव। दिस फोर्स इज रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट रेंज। जब जो ये रेंज है 0.5 फेम्टोमीटर के आसपास रहेगी, तब ये फोर्स किस तरह से एक्ट करेगी? इट विल बी रिपल्सिव। बट उसके बाद आप देख पा रहे हो ये इस एक्सिस को क्रॉस डाउन कर पा रही है, नीचे है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट में अब ये फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है? दिस इज अट्रैक्टिव, राइट। मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए आप देख ही पा रहे हो ये अट्रैक्टिव है। सिर्फ जब रेंज बहुत कम हो जाती है, जब पार्टिकल्स बहुत पास में आने की कोशिश करेंगे, तब ये कैसे एक्ट करेगी? इट विल एक्ट रिपल्सिव। ओके, अदरवाइज 0.5 से लेके इवन 3 फेम्टोमीटर तक ये फोर्स किस तरह से काम कर रही है? इट इज एक्टिंग एज अट्रैक्टिव फोर्स। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो ये खत्म ही हो चुकी है, इस एक्सिस के बिल्कुल पास में पहुंच जाएगी। इसका मतलब है 3 फेम्टोमीटर के बाद ये डाई आउट कर जाती है, ऑलमोस्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट वन इज इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। इसमें ऐसा नहीं है कि जो फोर्स है दोनों के सेंटर्स के लॉन्ग एक्ट करती है। ओके, दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स। सेकेंड इज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर बट इट ऑल्सो हैव अ रिपल्सिव कॉम्पोनेंट एज वेल, जैसा कि हमने इस ग्राफ में भी देखा था। रिपल्सिव कब है? जब डिस्टेंस 0.5 फेम्टोमीटर से भी कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? ये भी हेल्प के लिए है बेसिकली, राइट। अगर मान लो ऐसा ना होता तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं एक दूसरे के बीच में भी कोलैप्स कर सकते थे, बट ऐसा ना हो, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के बीच में या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में कोलैप्स ना कर जाए, इसको कौन रोक रहा है? ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रोकती है। बिकॉज जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही पास हो जाते हैं, तब ये क्या करना शुरू कर देती है? रिपेल करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो इट हेल्प्स द न्यूक्लियस टू स्टे स्टेबल विदाउट कोलैप्सिंग इन इटसेल्फ। थर्ड वन इज इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। आप देख ही रहे हो हम फेम्टोमीटर्स में डील कर रहे हैं यहाँ पे। एक फेम्टोमीटर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। 1 मीटर का 10⁻15th पार्ट, मतलब 10⁻−15 मीटर हम लिख रहे हैं ना, मतलब 1 मीटर का 10⁻15th पार्ट है ये। वेरी वेरी स्मॉल। ओके, देन इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। जैसा मैंने पहले ही बताया, ये प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, और एक प्रोटॉन एंड दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, और इक्वली लग रही है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स है वो ज़्यादा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो कम है, ऐसा भी नहीं है, राइट। इट इज़ बिल्कुल चार्ज इंडिपेंडेंट। हर एक न्यूक्लियन के बीच में इक्वल फोर्स से ये क्या करेगी? एक्ट करेगी। हाँ, डिस्टेंस पर जरूर डिपेंड करेगा, राइट। अगर कोई एक चार्ज डिस्टेंस वाइज बहुत दूर हो गया, फिर फोर्स चेंज हो सकती है, बट चार्ज की वजह से ऐसा नहीं होगा। चार्ज इंडिपेंडेंट ये फोर्स है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें ऐसा नहीं है जैसा हमने पहली दोनों फोर्सेस में देखा था ना, ऐसा एक रिलेशन था जब हम बोल देते थे कि आर इन्फिनिटी होगा तब फोर्स जाके जीरो होगी। इसमें ऐसा नहीं है। ओके, इसमें आप देख पा रहे हो बहुत कम रेंज के ऊपर ही ऑलमोस्ट जीरो हो जा रही है। सो इट क्लियरली आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। वैसे भी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो फोर्सेस फॉलो करती है उनका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इससे हमको आइडिया लगता है कि इस
फोर्स ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं किया। एंड द लास्ट वन सेज इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर पा रही है, उसकी रिपल्शन के बावजूद ये न्यूक्लियस को क्या करती है, स्टेबल रख पाती है। द लास्ट वन इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम से क्लियर है, ये भी न्यूक्लियस के लेवल पर एक्ट करेगी, राइट। क्लासिकल लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलती है। प्रेजेंस ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक रेडियम, प्लूटोनियम वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द वीक फोर्स। जो ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बिना ये फॉर्म ही नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। द above processes require one particle to turn into another through the particle decay। इन दोनों ही चीज़ों में, चाहे हम सन की एग्जिस्टेंस की बात कर लें या सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, या फिर हम हैवी एलिमेंट्स की बात कर लें कि जिस तरह से रेडियम बनता है, प्लूटोनियम बनता है, यूरेनियम बनता है या और हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, ये सभी प्रोसेसेस में क्या चाहिए आपको, एक पार्टिकल किसी दूसरी तरह के पार्टिकल में चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है। और ये प्रोसेस का काम कौन करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका काम बेसिकली कोई धक्का लगाना है, किसी चीज को खींचना नहीं है, किसी चीज को पकड़ के रखना नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का काम है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में चेंज करना। दिस इज व्हाट द वीक न्यूक्लियर फोर्स डज, ओके। और ये किस तरह से करती है, एक एग्जांपल है न्यूट्रॉन डिके की, जिसमें न्यूट्रॉन देखो किस तरह से डिके होके, दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रॉन डिके, ये चेंज हो जा रहा है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में एंड एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। इसी चीज को डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज अ न्यूट्रॉन जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में चेंज हो जा रहा है। ये पार्टिकल पहले एक था, लेकिन जब इसका डिके हुआ तो आपके पास टोटल 3 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। So this is what the neutron decay looks like. Now let's see the characteristics of the weak nuclear force. First one is weak nuclear force is responsible for the change in quark into other forms. Now what is this quark? देखो, जो न्यूट्रॉन है और जो ये प्रोटॉन है, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये भी फर्दर क्या है, 3 इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिनको बोला जाता है क्वार्क। सो न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स हैं। सिमिलरली इस प्रोटॉन के अंदर भी 3 क्वार्क रहते हैं। अब अगर दोनों में 3 3 क्वार्क्स हैं, देन व्हाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड व्हाई द प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अलग अलग तरह के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह के क्वार्क्स इसमें रहेंगे या जो क्वार्क की कॉम्पोजिशन न्यूट्रॉन में रहेगी, सेम कॉम्पोजिशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ओके। सो अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूं, तो देखो जो न्यूट्रॉन है इसके पास क्या रहता है, एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 का, और जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर -1/3 का चार्ज होता है। 2 डाउन क्वार्क्स हैं, इसका मतलब 2 बार -1/3 करेंगे। अब आप सॉल्व करके देख ही पाओगे, 2/3 -2/3 इज 0। इस वजह से दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट जो ये प्रोटॉन होता है, दिस इज लाइक UUD, इसमें 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। इसी वजह से जो इसका चार्ज आएगा, देखो कितना आएगा, 2/3 +2/3 -1/3, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 -1/3 इज इक्वल्स टू 3/3, मतलब 1। इस वजह से जो प्रोटॉन है उसके ऊपर सिर्फ +1 का चार्ज है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक अप क्वार्क है, यहाँ एक अप क्वार्क है, ये तो ओके है। यहाँ एक डाउन क्वार्क होता है, प्रोटॉन के पास भी एक डाउन क्वार्क होता है, ये भी ओके है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि न्यूट्रॉन के पास यहाँ पर एक डाउन क्वार्क है और प्रोटॉन के पास यहाँ पर एक अप क्वार्क है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ पर काम है कि इस डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में चेंज करना, बिकॉज जब तक ये वीक फोर्स ऐसा नहीं करेगी तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा। एंड बाय द वे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना ही काम है डाउन से अप को चेंज करना, राइट। किसी और तरह के क्वार्क को किसी दूसरी फॉर्म में भी चेंज कर सकती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज डिकेज बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताई है, राइट। सो द मेन थिंग इज दिस कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, क्वार्क की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करती है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, एंड इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻18 मीटर। न्यूक्लियर फोर्सेस दोनों ही क्या हैं, शॉर्ट रेंज की फोर्सेस हैं। सिर्फ पहली और दूसरी जो फोर्स थी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लेट मी नो, अगर कुछ गलती रह गई हो या फिर मान लो कुछ और सजेशन हो मेरे लिए, आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। सो द मेन मोटिव शुड बी
कि और अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आ सके, ठीक है? तो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जिस तरह के भी आपके कमेंट्स हैं सभी को वेलकम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।